हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे नाइट्रेशन 2। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने नाइट्रेशन पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम नाइट्रेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मैकेनिज्म देखा था और कैसे NO2+ जनरेट करते हैं ये देखा था। कुछ क्वेश्चंस हमने लिखा है, जैसे बेंजीन है, इसको HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा। ऑफ कोर्स नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगेगा, तो बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप हम लगा देते हैं। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये दोनों मिलके NO2+ जनरेट करेगा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, और NO2+ इस पर अटैक करेगा, एरिनियम आयन बनेगा, देन बेस H+ को निकाल के नाइट्रोबेंजीन बना देगा। ये बन गया। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट N2O4 N2O5 एंड CCl4 सॉल्वेंट, इसके बारे में हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि एक्चुअली में सॉलिड फेज में ये एग्जिस्ट करता है NO2+ NO3-। नाइट्रोनियम नाइट्रेट है, ये नाइट्रोनियम आयन क्या करेगा? नाइट्रेशन करा देगा। ये वाला जो स्टेप है इसको याद रखना, इसको मैं बता रहा हूँ। जो बेंजीन के ऊपर अगर नाइट्रो ग्रुप है, मतलब नाइट्रोबेंजीन है, बेंजीन है, इसके ऊपर अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हो और इसको तुम दे दो FeHCl, मतलब एसिड रहे और उसमें आयरन का टुकड़ा डाल दो और नाइट्रोबेंजीन डाल दो, या FeHCl का ऑप्शन है SnHCl और जिंक HCl। इस तीनों में से कोई डालो, इसको रिड्यूस कर देगा और एनिलीन बना देगा, नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट कर देगा एनिलीन में। यहाँ पे NH2 हो जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, मतलब ये रिड्यूस हो गया है। हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हटा है, लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हाइड्रोजन आया है, इसका रिडक्शन हुआ है। ऐसे भी सोच सकते हो, 9th-10th में पढ़ा था, एसिड में जब मेटल को डालते हैं क्या निकलता है? हाइड्रोजन लिबरेट होता है, और वही हाइड्रोजन इसको रिड्यूस करके NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है। इसको याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे पूछा जाएगा। इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ने का, इसका मैकेनिज्म हमने नहीं बताया है और ज़रूरत भी नहीं है, और कोई ऐसा स्टैंडर्ड मैकेनिज्म होता भी नहीं है इसका। बस याद रखो कि नाइट्रोबेंजीन को FeHCl, SnHCl, ZnHCl इसमें से कोई भी दे देंगे, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। इसके बाद बढ़ते हैं इधर। यहाँ पे देखो, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप, और ये क्या है? नाइट्रेटिक मिक्सचर। क्या होगा? नाइट्रो ग्रुप आएगा। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रो ग्रुप कहाँ आएगा? ये है एमी मिथाइल ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। इसका मतलब जो नाइट्रो ग्रुप आएगा या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा। यहाँ है मिथाइल, तो या तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आएगा या नाइट्रो ग्रुप आएगा पैरा पे। ऐसा नहीं है कि नाइट्रो ग्रुप मेटा पे नहीं आएगा, बट मेटा पे आएगा, बहुत कम होगा, उसका परसेंटेज बहुत कम होगा। अगर हम डेटा की बात करें तो 60% बनता है ऑर्थो प्रोडक्ट एंड 36% बनता है नाइट्रो प्रोडक्ट, ये पैरा प्रोडक्ट, एंड केवल 4% बनता है मेटा प्रोडक्ट। 4%। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों हो गया मेजर और ये हो गया माइनर। ठीक है, होना भी चाहिए था। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर था तो ऑर्थो पे ग्रुप आए, या पैरा पे ग्रुप आए, मेटा पे नहीं आया ग्रुप। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इस कंपाउंड को। बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप है एक्टिवेटर, और एक्टिवेटर होने के कारण ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हुआ ये। और जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हुआ तो नाइट्रो ग्रुप या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा। फोर्थ, या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा। मेटा पे भी आएगा, बट मेटा पे बहुत कम आएगा। देखो एमी, तो मेटा वाले को हम नहीं लिखते हैं, ऑर्थो पे लाते हैं NO2 को, और लाते हैं पैरा पे लाते हैं NO2 को।
पैरा पे NO2 को हमने बताया था मेटा वाला क्या होगा, माइनर होगा, यही दोनों मेजर होगा। ठीक है, अब ये दोनों में भी पूछा जाए कौन मेजर, हमने बताया था कि जनरली हम लोग नहीं बता सकते कि ऑर्थो मेजर होगा या पैरा मेजर होगा, लेकिन जब ये ग्रुप बल्कि होने लगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट कम बनता है, पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। तुम बोलोगे यहाँ नहीं बल्कि था सर, यहाँ मिथाइल था, यहाँ OMe है। OMe सोचो ये कोई सीधा साधा कंपाउंड नहीं है, इतना तक कि ऐसे रहेगा और यहाँ से एंगल ऐसे बना रहेगा। अब सोचो अगर इसके अबाउट ये घूमता है या कितना स्पेस ये ऑक्युपाई करेगा, अच्छा खासा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। इसके वजह से इसके साथ इसका हिंड्रेंस होगा, इसके वजह से इस केस में मेजर कौन होगा, पैरा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा, माइनर। और मेजर माइनर ये दोनों में ये दोनों में ये मेजर ये माइनर, अगर यहां मेटा लिख दोगे तब मेटा फिर मेटा माइनर हो जाएगा, ये दोनों मेजर हो जाएगा नहीं, मतलब सबसे ज्यादा बनेगा ये मोस्ट, लेस और लिस्ट कौन, मेटा वाला। ठीक है, बट ऑर्थो और पैरा वाला हम देखेंगे तो पैरा वाला मेजर होगा। ठीक है, एक और चीज हम बार बार कह रहे हैं कि ऑर्थो पैरा में कौन मेजर होगा, हर केस में बता पाना मुश्किल है। जब ऑर्थो वाला से अच्छा हर केस में बता पाना मुश्किल है, लेकिन ग्रुप अगर बड़ा हो जाए तो कौन मेजर होता है, पैरा मेजर होता है। तो ये ग्रुप बड़ा है इसलिए हमने पैरा को मेजर किया है। तो कुछ देर के लिए मान लो ना तुमको नहीं पता ये दोनों में कौन मेजर, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों मेजर है और मेटा वाला क्या है, माइनर है। इतना तुमको जानना है बस, ये दोनों में कौन मेजर ये बताना पॉसिबल नहीं है। ये एग्जाम्पल हमने इसलिए ले लिया है क्योंकि 12th NCERT में ये दिया है और इसको मेजर इसको माइनर लिख दिया है। तो आजकल का जो ट्रेंड है नीट का और मेन का, वो NCERT जस्ट कॉपी कर लेता है, इसलिए हमने जानबूझ के ये एग्जाम्पल लिया और इसमें बताया कि ये मेजर और ये माइनर। ठीक है, इसके बाद आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर में अगर बात करें तो ये जो बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये बेंजल डिहाइड है, ये होता है डीएक्टिवेटर। ये बॉन्ड ऊपर जाता है, ये इधर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है, डीएक्टिवेटर। और डीएक्टिवेटर क्या होता है, मेटा डायरेक्टर। तो ये नाइट्रो ग्रुप कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पे। यानी 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर होगा अगर मेजर प्रोडक्ट हम बनाएं केवल CHO मेजर प्रोडक्ट बनाए तो मेटा पे आएगा नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम अल्कोहल सॉरी फिनॉल। फिनॉल को देते हैं डाइल्यूट HNO3। जब फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 दोगे तो फिनॉल का ये जो ग्रुप है OH ग्रुप, ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो या तो ऑर्थो पे नाइट्रो आएगा या तो पैरा पे नाइट्रो आएगा। एक और चीज जान लो, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दोगे तो अगर यही कॉन्क नाइट्रिक एसिड दिए, नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा रहा तो इस केस में केवल एक ही पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ना आके 3 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। 2 4 6 इसको 1 मानते हैं, 2 3 4 5 6 क्या हो गया 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। अगर कॉन्क HNO3 लिए तो, और अगर डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो मोनोनाइट्रेशन होके ही रुक जाता है। ठीक है, लेकिन और भी कई पॉइंट्स है इसमें जिसको हम समझते हैं। जब डाइल्यूट HNO3 रहे, हालांकि हर केस में बता पाना, जैसे इसमें कोई बताया मोनोनाइट्रेशन होगा कि डाइनाइट्रेशन होगा, नहीं बताया जा सकता है। वो क्वेश्चंस में कुछ ऐसा लिखा रहेगा, उससे तुमको पकड़ना है कि मोनोनाइट्रेशन होगा या डाइनाइट्रेशन कराना है। कुछ ना लिखा रहा है, मोनोनाइट्रेशन कराना है बस। ठीक है, जब तक कि कुछ स्पेशल रिएक्शन ना हो जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है कि पॉलीनाइट्रेशन या क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। जो डाइल्यूट HNO3 है क्या करेगा, मोनोनाइट्रेशन। और अगर कॉन्क HNO3 होता तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बनता। ठीक है, अब जरा गौर करना, या तो ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप या तो पैरा पे नाइट्रो ग्रुप। ये दोनों, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल, यही दोनों मेजर बनेगा। मेटा वाला प्रोडक्ट यहाँ बहुत कम बनेगा। ठीक है, अब इस दोनों में खास बात है, इस दोनों में एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मतलब एक ज़्यादा वोलेटाइल होता है और एक कम वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल होने का मतलब क्या है, जरा गौर करो, समझते हैं इसको, इसका स्ट्रक्चर से।
इसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, ये है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर OH लगा दिए, हो गया फिनॉल, और इधर लगा दिए नाइट्रो ग्रुप, इधर लगा दिए नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पे आगे हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ओ नाइट्रोफिनॉल, ओ नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का केस है ये। इसको बोलते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल। इसको देखते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या खास है वो देखो। ये OH, सेम एग्जांपल जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाए होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाए होंगे, वहाँ पे लिए होंगे और वहाँ पे बताए होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाते वक्त। यहाँ पे O- प्लस और इधर डबल बॉन्ड, नीचे में बनाते हैं हम फिनॉल, OH इन डबल बॉन्ड O प्लस, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। इसी तरह से यहाँ पे बनाओ फिर नाइट्रो ग्रुप, फिनॉल बनाओ, पहले फिनॉल बनाओ और यहाँ पे लगाओ नाइट्रो ग्रुप। देखो इसी तरह से ये पूरा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये ऊपर वाले के साथ, ये नीचे वाले के साथ, इस तरह से सब मोलेकुल एक दूसरे से जुड़ जाएगा। जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ये कौन सा हुआ, ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल में ऐसे होगा, चेन टाइप बन जाएगा, सब एक दूसरे से जुड़ जाएगा। जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ऐसा कुछ नहीं होगा, ये अपने ही OH ग्रुप के साथ नाइट्रो का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ेगा। मतलब यहाँ पे है इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पे है इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब दो डिफरेंट मोलेकुल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पे है एक ही मोलेकुल का दो पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें और इसमें इंटर, ये कम वोलेटाइल होता है। मतलब पैरानाइट्रोफिनॉल कम वोलेटाइल होता है। कम वोलेटाइल होने का मतलब ये हुआ कि ये वेपर बन के कम उड़ेगा, मतलब इसको उड़ाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करें, इसको A बोलें और इसको B बोलें, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, किसको बॉयल करना आसान होगा, किसको वेपर बनाना आसान होगा, इसको वेपर बनाना आसान होगा। क्योंकि वेपर बनाने का मतलब होता है इंटरमोलेकुलर फोर्स को खत्म कर देना। इसका दूसरे मोलेकुल के साथ कोई खास इंटरैक्शन नहीं है, वैन डर वाल्स फोर्स ही काम कर रहा होगा। जबकि इसका दूसरे मोलेकुल के साथ क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स तो होगा ही, उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। इसलिए इसको वेपर बना के उड़ाना, वेपर बनाना मतलब सब मोलेकुल को अलग अलग करना, इसका मुश्किल है और इसको आसान है। मतलब इसको अलग अलग करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसको बॉईल करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो गया, B का ज़्यादा हुआ A से। हमारा नोट्स देख सकते हो इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा। हम अगर बोलें वोलेटिलिटी किसका ज़्यादा है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो ज़्यादा वोलेटाइल, ये ज़्यादा वोलेटाइल और ये कम वोलेटाइल। ज़्यादा वोलेटाइल मतलब थोड़ा ही टेम्परेचर मिला वेपर बन के उड़ गया, तो ये ज़्यादा वोलेटाइल और ये कम वोलेटाइल। सिंपल सा फंडा है, हाई बॉइलिंग पॉइंट लो वोलेटिलिटी, लो बॉइलिंग पॉइंट हाई वोलेटिलिटी, ठीक है। अब ये जो दोनों बना है इसको सेपरेट किया जाता है, सेपरेटेड बाई डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन होता है दो कंपाउंड का अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो उसको डिस्टिलेशन से अलग किया जाता है। डिस्टिलेशन एक मेथड है जो आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो दो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड को सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन मेथड से। तो ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, ये दोनों को सेपरेट किया जा सकता है डिस्टिलेशन मेथड से। हमने लिखा है स्टीम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कई टाइप का होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। बट जितना भी डिस्टिलेशन प्रोसेस है सबका मेन फंडा यही है, दो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड को सेपरेट किया जाता है डिस्टिलेशन से। मतलब बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा तभी उसको सेपरेट किया जा सकता है डिस्टिलेशन से, ठीक है। डिस्टिलेशन पे आगे में हम जब लेक्चर बनाएंगे तो उसमें हम डिटेल बताएंगे कि कितने टाइप का डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। ये हो गया फिनॉल को जब डाइल्यूट HNO3 देते हैं तब।
298 केल्विन पे। एक और चीज, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए तब भी हो सकता है डाई सब्स्टिट्यूशन या ट्राई सब्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन हमको उतना नहीं ध्यान देना है। और क्वेश्चंस में ये भी नहीं टेम्परेचर दिया रहेगा, तुम बस HNO3 दिया है, एक नाइट्रो ग्रुप लगा दो। और डिपेंडिंग ऑन वहाँ क्वेश्चंस में कुछ ऐसा हिंट जरूर रहेगा जिससे तुमको पता चलेगा कि मोनो कराना है कि डाई कराना है, ठीक है, या ऑप्शन से कुछ ऐसा हिंट जरूर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। जब कॉन्क HNO3 देंगे तब क्या होगा? जब फिनॉल को कॉन्क HNO3 देंगे तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आएगा ऑर्थो पे या पैरा पे? ऑर्थो पे आया बाय द वे, या पैरा पे आया? पैरा पे आया। अब बताओ, इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ भी आ सकता था नाइट्रो ग्रुप, यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था। कॉन्क HNO3 है, तीनों पे आ जाएगा कॉन्क होने के वजह से। तो 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल, इसी का एक नाम है, याद रखना नाम को, पिक्रिक एसिड। 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल को ही पिक्रिक एसिड बोलते हैं। यह है पिक्रिक एसिड। एक चीज समझना, एक्चुअली पिक्रिक एसिड इस रिएक्शन से बनता जरूर है, बट पिक्रिक एसिड का यील्ड बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मतलब इसका जितना मोल लेते हैं उतना मोल ये नहीं बनता है, ये बहुत कम बनता है, ठीक है। ये यील्ड बढ़िया नहीं होता है, इसलिए इस मेथड से पिक्रिक एसिड जनरली नहीं बनाया जाता है। क्यों यील्ड कम होता है? HNO3 जो होता है अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कॉन्क HNO3, जिसके वजह से कॉन्क HNO3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने के बजाय इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। इसको ऑक्सीडाइज करके ये बना देता है, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। इसको बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट कर देता है। बहुत कम ही इसका अमाउंट इसमें कन्वर्ट होता है, ज़्यादातर इसका बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यील्ड कम मिला। तो इंडस्ट्रियली 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड इस मेथड से नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो फिर कौन सा मेथड यूज किया जाता है ये हम देखेंगे कुछ देर बाद, लेकिन उसके पहले देखते हैं, देखो इसके पहले एक ट्रेंड देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का। हमने बताया होगा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है RS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, ये एसिडिक होता है। इससे कम एसिडिक होता है कौन? CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब सल्फोनिक एसिड से कम एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे कम एसिडिक होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और इससे कम एसिडिक होता है फिनॉल। फिनॉल लेक्चर में हमने बताया होगा, फिनॉल यूट्यूब लेक्चर में तो नहीं बताया क्योंकि ये सब नहीं पढ़ा है, बट रेगुलर लेक्चर में हमने बताया है GOC में, क्लासरूम में। इससे कम एसिडिक होता है अल्कोहल, ठीक है। लेकिन अगर इस फिनॉल पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो, एक नाइट्रो, दो नाइट्रो, या तो दो नाइट्रो लगा दो या तो तीन नाइट्रो लगा दो, या तो दो नाइट्रो लगा दो 1,3 पोजीशन, या तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा दो, या दोनों ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो लगा दो। ये इतना ज़्यादा एसिडिक हो जाता है कि इसका पोजीशन इससे आगे हो जाता है, मतलब इससे आगे हो जाएगा, इसके बाद और इससे आगे हो जाता है किसका पोजीशन? इसका। अगर इस पे 3 नाइट्रो ग्रुप लग गया तो, या 2 नाइट्रो ग्रुप लग गया तो। एक चीज़ मैं बता दूं, इसके साथ इसका pK वैल्यू हमने कंपेयर नहीं किया है, लेकिन ये जरूर है हमने इसके साथ कंपेयर किया है। मतलब इससे आगे तो हो ही जाता है अगर इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप रहे या 2 नाइट्रो ग्रुप लग जाए तब, ठीक है। पर 2 नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पैरा पे होना चाहिए, इससे आगे हो जाता है, ठीक है। मतलब ट्रेंड क्या हो जाएगा? अब हम ये लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक OH, NO2, NO2, NO2 ये होगा। देन OH, NO2, NO2 ये होगा। देन
एसिटिक एसिड, देन कार्बोनिक एसिड H2CO3, देन फिनॉल एंड देन अल्कोहल ROH। ये ट्रेंड हो गया। इसको हमने नहीं इसमें दिखाया क्योंकि इसका पीके वैल्यू मेरे को नहीं पता है। हम जब तक कंपेयर नहीं कर लेंगे इसके साथ हम इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं देंगे। बट एक चीज़ क्लियर है, इसके पहले ये आ जाता है, ये मेरे को याद है इसका पीके वैल्यू और इसका पीके वैल्यू, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब जरा गौर करना, ये ट्रेंड हो गया, इसका मतलब इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चंस बन सकता है। क्या बन सकता है उसको जरा गौर से समझते हैं। एक पेपर लेना पड़ेगा मेरे को, एक मिनट। बस देखो, हमने पहले कभी पढ़ा है कि एक कोई ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसके एक को सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड डाल देते हैं। ठीक है, चलो एक पार्टिकुलर एग्जांपल ही लेते हैं। यहाँ R=CH3 है, मतलब ये हो गया एसिटिक एसिड। तो होता क्या है, ये इसके साथ रिएक्शन करता है और जो कार्बोनिक एसिड है ये वीक एसिड होता है किसके रिस्पेक्ट में, एसिटिक एसिड के रिस्पेक्ट में, जिसके वजह से वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्लेस कर देता है और बन जाता है सोडियम CH3COO- और साथ में यहाँ से वीक एसिड हो जाता है बाहर H2CO3। और H2CO3 हम जानते हैं अनस्टेबल होने के कारण, थर्मली अनस्टेबल होने के कारण ये टूटता है, बनता है CO2 और H2O। अब ये जो CO2 बना ये निकलेगा, चूंकि एक्वस सॉल्यूशन में सब कुछ हो रहा होता है, पानी से जब CO2 निकलता है तो एफरवेसेंस होता है। ठीक है, मतलब सवाल ये है कि क्या सोडियम बाइकार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड डालेंगे तो एफरवेसेंस होगा कि नहीं होगा? एफरवेसेंस क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है। अब बताओ, अगर हम तुमसे पूछें ये जो अभी हम ट्रेंड बनाए इसको देख के जरा बताओ, अगर हम बोलें कि इसके जगह पे अगर फिनॉल दे दें तो क्या एफरवेसेंस होगा? CO2 निकलेगा, इसके साथ फिनॉल का रिएक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि कार्बोनिक एसिड से फिनॉल वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड से फिनॉल वीक एसिड है। बट इसी फिनॉल पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगा दो, दो नाइट्रो ग्रुप लगा दो या 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दो, या तो 2 नाइट्रो ग्रुप लगाओ या 3 नाइट्रो ग्रुप लगाओ अब बताओ, यहाँ भी नाइट्रो लगा दिया, यहाँ भी नाइट्रो लगा दिया, यहाँ भी नाइट्रो लगा दिया। अब बताओ, या तो 2 नाइट्रो लगाएं या तो 3 नाइट्रो लगाएं, क्या ये रिएक्शन होगा? क्या ये कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है? बिल्कुल, हमने बताया है कार्बोनिक एसिड से 2 नाइट्रो ग्रुप या 3 नाइट्रो ग्रुप लगने पे क्या हो जाता है? ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। मतलब इस सॉल्ट से वीक एसिड को इस कार्बोनिक एसिड के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा एसिडिक हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए इस कार्बोनिक एसिड को बाहर करेगा, ये भी और ये भी। यहाँ पे क्या सॉल्ट बनेगा? यहाँ पे सॉल्ट बनेगा O-NO2 और यहाँ पे आ जाएगा Na+, और साथ में क्या निकलेगा? H2CO3, जो थर्मली अनस्टेबल होने के कारण CO2 निकालेगा, मतलब टूट जाएगा H2 और CO2 में CO2 बनेगा और
H2O और CO2 निकलेगा तो एफर्वेसेंस होगा। सिमिलरली यहाँ भी एफर्वेसेंस होगा। तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट के एक्व सॉल्यूशन में इसमें से कौन कौन मिलाएंगे तो एफर्वेसेंस होगा। ये मिलेगा तो एफर्वेसेंस होगा, ये मिलेगा तो एफर्वेसेंस होगा, ये मिलेगा तो एफर्वेसेंस होगा, ये मिलेगा तो एफर्वेसेंस होगा। मतलब हर उसके साथ एफर्वेसेंस होगा जो कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखोगे। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमने लिख दिया एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड। ऐसे तो फिनॉल कार्बोनिक एसिड से कम एसिडिक होता है, इससे इधर होना चाहिए था, लेकिन फिनॉल इसके इधर होगा। लेकिन फिनॉल में जब नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं 2 या 3 तो कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। कार्बोनिक से ही नहीं, एसिटिक से भी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। और ये दोनों में ये ज़्यादा एसिडिक हो गए तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ से H+ निकालोगे, लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो इधर नाइट्रो इधर नाइट्रो इधर नाइट्रो इतना रेजोनेंस करेगा, जब इसमें 2 ही नाइट्रो पे, जबकि इसमें रेजोनेंस करेगा, इसलिए इससे ज़्यादा एसिडिक तो ये होगा बिल्कुल। पहले भी हमने इस पर बात किया होगा जब हमने पढ़ाया होगा कौन सा एसिडिक स्ट्रेंथ GOC में तब। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे CHO है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हो तो इनकमिंग ग्रुप कहाँ आता है, मेटा पोजीशन पे आता है। एक एक्सेप्शन छोड़ के हैलोजन, हैलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है लेकिन फिर भी वहाँ पे ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आता है। तो यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन पे ऊपर CHO और इसके मेटा पोजीशन पे किसको लगा दें, NO2 को लगा दें। इसी तरह यहाँ पे ये भी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर रहे तो इनकमिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आता है, मेटा पे आता है। हैलोजन को छोड़ के, हैलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, फिर भी वहाँ पे ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आता है। तो यहाँ पे कहाँ आएगा, मेटा पे आएगा, COOH NO2 मेटा पे आ गया। ठीक है, एक चीज़ और बता दें, ये सब जो पॉइंट्स है ये अभी तुमको नहीं मिलेगा 11th में, एक्चुअली 12th से हमने कॉपी किया है। लेकिन चूंकि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं 11th में तो हमने हर कुछ चीज़, हर उन चीज़ों को लाने का कोशिश किया है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, 12th में पढ़ेंगे तो रिवाइज हो जाएगा फिर से, और क्या है ना। देखो नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है। अगर फिनॉल को हमने बोला कुछ देर पहले कि जब पिक्रिक एसिड बनाना हो तो कॉन्क HNO3 ले लेते हैं, पिक्रिक एसिड बनता है, लेकिन इसका इल्ड बहुत कम होता है। तो इल्ड बढ़ाने के लिए हम लोग मेथड बदल देते हैं पिक्रिक एसिड बनाने का। अच्छा, यहाँ पे हमने बताया था कि इल्ड कम क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण इसको ऑक्सीडाइज कर देता है बेंजोक्विनोन में, जो ब्लैक कलर का, टार टाइप का ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है, इसका मतलब जब ये बन जाएगा तो ये तो कम बनेगा ही, ऑब्वियस, इसका ज़्यादातर पोर्शन तो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो पिक्रिक एसिड बनाने का तो ये बढ़िया तरीका हुआ नहीं। तो इसके लिए अभी के टाइम में जो यूज़ किया जाता है मेथड, उसको ज़रा देखो। उसमें क्या किया जाता है, बेंजीन को कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। अभी नहीं पढ़े हैं, आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। नाइट्रेशन के बाद हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन, देन सल्फोनेशन। तो इस पर हम ज़्यादा डिटेल बात अभी नहीं करेंगे। ये हो गया सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कराने के बाद फिर से नाइट्रेशन करा देते हैं, कॉन्क HNO3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, यहाँ पे आ जाता है नाइट्रो ग्रुप। ऑफ कोर्स ये 2 डीएक्टिवेटर है और ये एक्टिवेटर है। तो अगर किसी रिंग पे डीएक्टिवेटर एक्टिवेटर दोनों हो तो किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, एक्टिवेटर के अकॉर्डिंग। तो इसका ऑर्थो ये पैरा ब्लॉक्ड है तो ऑर्थो पे आ जाता है नाइट्रो ग्रुप, और साथ साथ ये दोनों ग्रुप यहाँ से निकल जाता है और इसके जगह पे आ जाता है नाइट्रो ग्रुप। दोनों जगह नाइट्रो ग्रुप आ जाता है और इस तरह से पिक्रिक एसिड बनता है। इस तरह से इसका इल्ड, इस रिएक्शन में इसका इल्ड अच्छा खासा होता है। इसलिए अभी के टाइम में पिक्रिक एसिड बनाने के लिए यही तरीका अपनाया जाता है। ये सल्फोनेशन वाला स्टेप जब सल्फोनेशन हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ लेंगे डिटेल में, बट इसको थोड़ा देखते हैं इससे ये कैसे बनता है, होता क्या है वो देखो। एक तो ये हुआ कि सिंपल यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आया, ये तो समझ आ गया होगा। यहाँ पे तो नाइट्रो ग्रुप प्रॉपर जैसे होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन डिपोटोनेशन होगा, नाइट्रो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो क्या हुआ, S डबल बॉन्ड O OH ये है, और यहाँ पर भी है SO3H। जो नाइट्रो ग्रुप है,
नाइट्रो ग्रुप है, इसके कारण जो नाइट्रो NO2 प्लस बना है, ये अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड अटैक करता है इस नाइट्रो ग्रुप पे, ठीक है, और बनता है, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O OH, और इसके साथ जुड़ता है NO2, और इधर SO3H, और इधर NO2। एक और चीज़ समझना जरा, जिस कार्बन पे कोई ग्रुप लगा हो और उसी पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, इसको बोलते हैं इप्सो अटैक। हमने बोला था कि अगर यहाँ पे कोई ग्रुप हो तो इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन ये है, और इसको बोलते हैं इप्सो पोजीशन। तो ये SO3H के इप्सो पोजीशन पे ही अटैक किया है। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, हर जगह अटैक करेगा, यहाँ भी अटैक करेगा, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे अटैक करने से क्या होगा और यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा। अगर यहाँ पे अटैक किया तो ये वाला एरिनियम आयन बनेगा, और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए था जिसको बेस निकालता बाहर, हाइड्रोजन नहीं है तो होता क्या है, ये बॉन्ड इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाता है और इस पे चल जाता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव और लोन पेयर आ गया, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, देखो क्या बन गया, यहाँ पे OH, यहाँ पे इधर SO3H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया NO2, और यहाँ पे NO2, और बाहर क्या निकला उस पर जरा गौर करो, बाहर निकला S डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है। अब देखो ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर इधर गया और इसको कन्वर्ट कर दिया S डबल बॉन्ड O H प्लस में, देन यहाँ से H प्लस निकल गया अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, किस में कन्वर्ट हो गया, ये SO3 में, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड है बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, ये SO3 में बड़ा आसानी से कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ये आराम से निकल जाता है। जबकि अगर तुम NO2 यहीं पे अटैक करेगा, ऐसा नहीं है, यहाँ भी अटैक करेगा, लेकिन सोचो जब यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे जब अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे OH है, सॉरी यहाँ नहीं रहेगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा ये, और इधर तो SO3H रहेगा ही, यहाँ भी SO3H रहेगा, और यहाँ पे रहेगा NO2, ऑफ कोर्स ये सब रहेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या यहाँ से जब इस तरह से बन जाएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज यहीं पे ना, हाँ ठीक है, अब यहाँ से बताओ क्या ये OH प्लस बन के निकलेगा, ये अगर OH प्लस बन के निकल जाए तो ये OH प्लस बन के निकल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन OH प्लस हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए OH प्लस बन के नहीं निकलेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, पॉजिटिव चार्ज भी, ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट नहीं होगा, OH प्लस बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं होता। ये लिविंग ग्रुप क्या है अभी हमने नहीं बताया है, जो आयन, जो कंपाउंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में रह सकता है, जो इंडिपेंडेंटली स्टेबल हो, उसको बोलते हैं बढ़िया लिविंग ग्रुप है। तो OH प्लस बन के कभी नहीं निकल सकता है, इसलिए ये OH प्लस बन के ना निकल के NO2 प्लस बन के फिर से निकल जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, लोन पे और निगेटिव चार्ज, और फिर से ये बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर यहाँ अटैक हुआ तो सेम चीज़ रह जाएगा, यहाँ अटैक हुआ, अटैक करेगा NO2 प्लस और निकलने वक्त निकल भी जाएगा NO2 प्लस, तो OH का OH ही रह गया। बट यहाँ अटैक करेगा NO2 प्लस और निकलेगा कौन, ये वाला ग्रुप, इसलिए इसके जगह पे नाइट्रो आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ अटैक करा तो NO2 प्लस से और निकालने बाद क्या, दोनों NO2 प्लस है, कोई निकल जाए, बात एक ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नाइट्रो ग्रुप हर जगह पे अटैक करेगा, लेकिन जहां पे लिविंग ग्रुप बढ़िया होगा वहां पे नाइट्रो ग्रुप लिविंग ग्रुप को निकाल देगा,
मतलब जो कंपाउंड निकल सकने वाला होगा उसको निकाल देगा। अब सवाल है कौन कौन ग्रुप निकल सकता है, तो अभी तक तुम जानो जब सल्फोनेशन हुआ रहेगा तो सल्फोनेशन वाला ग्रुप निकल जाएगा, ये SO3H निकल जाएगा, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप इसको बाहर निकाल देता है, और भी कुछ ग्रुप है जिसको निकाल देता है, बट 12th लेवल पे वो अभी बताना सही नहीं है, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकला, इतना कुछ में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। कंक्लूजन देखो क्या है कि अगर सल्फोनेशन हुआ रहे, ठीक है, और कॉन्केस्ट HNO3 देंगे तो ये SO3H निकल जाता है और इसके जगह पे नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। हालांकि बहुत हद तक ये सब कुछ टेम्परेचर प्रेशर कंट्रोल्ड भी होता है, ठीक है। तो तुम देख लेना ऑप्शंस में क्या है, SO3H को निकाला है या नहीं निकाला है। अगर निकाला हुआ वाला ऑप्शन रहे तो तुम जरूर निकाल दोगे, ठीक है। ये रिएक्शन भी हमने NCERT से कॉपी किया है, ठीक है। इसके बारे में एक बार फिर से बात होगा 12th क्लास में। फिर से हम एक बार बात करें, इसमें क्या हुआ है कि कॉन्केस्ट SO4 देंगे, सल्फोनेशन हो जाएगा, जो सल्फोनेशन वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। इसके बाद कॉन्केस्ट HNO3 दिया, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आ गया इसके ऑर्थो पोजीशन पे, और दोनों SO3H को इप्सो अटैक के थ्रू दोनों निकल जाएगा और दोनों जगह पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। एक और चीज बता दें, अगर ये वाला सेक्शन समझ नहीं आया कोई बात नहीं, 12th में इस पे हम फिर से बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।